नमस्कार। मैं प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, DA कॉलेज डुमरांव। आज लॉकडाउन के स्थिति में विश्वविद्यालय से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में जो पठन पाठन के कड़ी में वर्क एट होम के तहत PDF के माध्यम से स्टडी मटेरियल सिलेबस के अनुसार छात्रों को जो दिया जा रहा है, उसी कड़ी में आज मैं जो स्टडी मटेरियल के रूप में देने जा रहा हूँ, उसी के साथ एक सीमित संसाधनों में जो भी उपलब्ध है या थोड़ी मोटी जो प्रयास किया गया है अपने स्तर से, उसको मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए समर्पित कर रहा हूँ। वैसे इसके पहले जो स्टडी मटेरियल के रूप में हम कैपिटल फॉर्मेशन पूंजी निर्माण के लिए हमने जो पहले जो दिया था वो यूनिट 5 का सब यूनिट 1 था, लेकिन आज जो मैं स्टडी मटेरियल जो रिलीज करने जा रहा हूँ वह यूनिट 5 का सब यूनिट 2 है, जिसका आज जो है वह है स्टेजेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी पूंजी निर्माण की अवस्थाएं। थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान उस पर आकर्षित करना चाहूँगा कि पूंजी निर्माण आर्थिक विकास में, भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और चाहे विकसित राष्ट्र हो या अविकसित राष्ट्र हो, पूरे विश्व में आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, विकास के दौर में क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए पूंजी निर्माण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी तरह से पूंजी निर्माण के संबंध में प्रोफेसर क्लार्क ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पूंजीगत वस्तुएं पुनः उत्पादन योग्य है, जिनका उपयोग भविष्य में अधिक उत्पादनार्थ किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हम धन अर्जित करते हैं, चाहे जिस माध्यम से, जिस स्रोत से, उस अर्जित किए हुए धन का अगर कुछ मात्रा भविष्य के उत्पादनार्थ के रूप में, उत्पादन के लिए अगर हम बचत करके रखते हैं, तो उसी को पूंजी निर्माण कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि उत्पादन की सभी इकाइयाँ, सभी मात्रा, वह पूंजी नहीं हो सकता है। यानी उपभोग के बाद जो भी रेस्ट जो बचता है, उसी की गणना पूंजी निर्माण में की जाती है। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी पूंजी को स्पष्ट करते हुए उसने स्पष्ट किया है कि पूंजी के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती है जो आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त होती है तथा जिसका प्रयोग भविष्य में अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। यानी एक आर्थिक रूप से देश को सुदृढ़ एवं संचालित करने के लिए संचय करना आवश्यक है। और मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि
पूंजी निर्माण की भूमिका सिर्फ देश के ही आर्थिक विकास में नहीं है, बल्कि समाज, संस्था, इवन माइक्रो लेवल पर देखा जाए तो एक परिवार का भी विकास तभी संभव है जबकि पूंजी निर्माण की आपस में पूंजी निर्माण का कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाए। अगर पूंजी निर्माण की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाए तो परिवार हो, राष्ट्र हो, समाज हो, विकास की कल्पनाएं नहीं की जा सकती है। इसलिए और जब तक विकास की बातें हम नहीं करेंगे, विकास की बातें हम नहीं सोचेंगे, तब तक हमारी जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, शिक्षा है, अशिक्षा है, ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण सबके लिए आवश्यकता है। तो आज मैं पुनः अपने टॉपिक पर आ रहा हूँ कि आज की टॉपिक में जो हमने जो दिया है वह है कि पूंजी निर्माण की स्टेजेज क्या हैं, उसकी अवस्थाएं क्या हैं। तो पहला है बचत, दूसरा है फाइनेंशियल एक्टिविटी, वित्तीय प्रक्रिया, थर्ड हो गया बचतों का एकीकरण, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, फोर्थ हो गया बचत का विनियोग, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। मित्रों, कहना तो बहुत आसान है कि 4 इसकी अवस्थाएं हैं, लेकिन ऐसी नहीं है कि तुरंत यह इस प्रक्रिया को पूरी की जा सके, बल्कि इसकी जो भी अवस्थाएं हैं, इस अवस्था को पूरा करने में टाइम टेकिंग होता है, समय लगता है। और जो भी उत्पादन किया जाता है तो खास करके पहला जो पॉइंट है वह सेविंग है, बचत है। खास तौर पर भारत जैसे देशों में, जिसको विकासशील कहे, अर्धविकसित कहे, तो वहाँ वैसे देश में बचत की प्रक्रिया को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कुछ शर्तें भी अपनाई गई है। और स्पष्ट है कि बचत प्राप्त आय का उपभोग करने के बाद जो बचता है उसे ही बचत कहते हैं, और वह बचत बाद में कन्वर्ट हो जाता है कैपिटल फॉर्मेशन में, पूंजी निर्माण में। तो इस तरह से सेविंग का, बचत का जो प्रारूप, जो प्राप्त, जो किताब में जो प्राप्त है या जो बताई गई है, वह पहला वॉलंटियर इंटरनल सेविंग, आंतरिक ऐच्छिक बचत। मित्रों, ऐसा भी देखा जाता है कि एक तो बहुत से लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति भी कम होती है, और ख़ास तौर पर डेमोक्रेटिक प्रणाली में, जहाँ पर अर्धविकसित या विकासशील जो देश है, जितना आय की प्राप्ति होती है और उतना ही अगर खर्च की मात्रा हो, खर्च भी किया जाए, तो वैसी स्थिति में बचत की प्रक्रिया कम होती है, बचत की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है।
तो निश्चित है कि जब बचत की प्रवृत्ति कम होगी तो वैसी स्थिति में कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण नहीं हो पाएगा। और पूंजी का निर्माण जब नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास नहीं होगा तो बेरोजगारी, बेकारी, दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ खास करके अर्ध विकसित देशों में, जबकि विकासशील देशों में ये भिन्न अवस्थाएं पाई जाती है, लेकिन हम आज इस टॉपिक पर जो बात कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, हम अपने भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत इसकी वस्तु स्थिति को मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ। तो उसमें एक खास तौर पर सरकार जो है कुछ मजबूरियां आ जाती है, चाह के भी वो बचत की प्रवृत्ति को नहीं अपना पाती है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार बनाती है और योजनाएं बनाना भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारी युवा उसकी आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है। तो इस तरह से मैं विषयांतर नहीं जाकर पुनः मैं इस टॉपिक पर आना चाहता हूं कि ऐच्छिक बचत के माध्यम से सबसे पहले भारत एक कृषि प्रधान देश है। उस कृषि प्रधान देश में वॉलंटियर सेविंग के लिए किसानों को जो भी आय की प्राप्ति होती है उत्पादन के माध्यम से, तो भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बहुत सारी सहकारी समितियां, बैंकिंग सेक्टर, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लोगों को अट्रैक्टिव, लुभावनी योजनाएं दी जाती है कि आप छोटी छोटी रकम पोस्ट ऑफिस में आरडी के रूप में, सहकारी समितियों के माध्यम से भविष्य की कामना करते हुए अगर आप बचत करने की प्रवृत्ति अगर डेवलप करते हैं तो वह राशि देश के खजाने में जमा होता है और वह पूंजी निर्माण के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। और वही पूंजी निर्माण वो उस समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी वह उपयोगी हो जाता है। तो इस तरह से सरकार के तरफ से भी योजनाएं चलाई जा रही है और उस योजनाओं को बखूबी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसको प्रचारित करने के लिए योग्य पदाधिकारी, योग्य कर्मचारियों को सरकार रखती है ताकि बचत करने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़े। दूसरा जो पॉइंट है क्या है? कंपलसरी सेविंग। सरकार एक योजना भी चलाती है कि किसी व्यक्ति का एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि किसी व्यक्ति को इनकम इतना है तो उसको बचत के रूप में इतना बचत करना मिनिमम जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि 1974 मोरारजी देसाई जिस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया कि इतने इनकम के बाद कोई व्यक्ति अगर है तो वह इतना परसेंट, इनकम का इतना परसेंट उसको बचत खाते में रखना है। पैसा उन्हीं का रहेगा, खाता उन्हीं का भी रहेगा, लेकिन उतना पैसा उनको रहना है जो जिससे हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। लेकिन यह 1986 में जिस सरकार का गठन हुआ, जो सरकार बनी, इस व्यवस्था को उसने वापस ले ली। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें सरकार की भी भूमिका हो जाती है कि अधिक से अधिक पूंजी का निर्माण हो ताकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो देश को
विकसित श्रेणी में या भिन्न भिन्न विकास की जो भी भिन्न भिन्न आयाम है उसकी कल्पना, उसकी परिकल्पनाएं की जा सकती हैं। थर्ड है डेफिसिट फाइनेंसिंग, वित्तीय घाटे की अवस्थाएं। अब आप सोच सकते हैं या आपके दिमाग में बातें आ सकती है कि पूंजी का निर्माण डेफिसिट फाइनेंस के माध्यम से कैसे हो सकता है। छात्रों, आप यह स्पष्ट जान लें कि कभी कभी आय को जनरेट करने के लिए कर्ज भी लिया जाता है जो सरकार लेती है, और उस कर्ज की मात्रा में से भी पूंजी का निर्माण होता है। एज फॉर एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण के रूप में विश्व बैंक से, जैसे एग्रीकल्चर हमारे यहाँ मुख्य साधन है, और सरकार जैसे सिंचाई के साधन के रूप में नहर परियोजनाएं हैं, नलकूप परियोजनाएं हैं, और सरकार के पास संसाधन नहीं है, तो सरकार अपने बजटीय व्यवस्था में घाटे का व्यवस्था दिखाती है, और वह यह कहती है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन इसे भिन्न भिन्न एजेंसियों से, संस्थाओं से अगर हम उतने पैसे की व्यवस्था कर लें, कर्ज के रूप में ही कर लें, और पुनः उसको खर्च करके उस योजना को पूरा किया जाए, तो मेरा इन कैपिटल फॉर्मेशन जो भी उससे इनकम प्राप्त होगी, उसे जो भी आउटपुट प्राप्त होगा, और उससे आय की जो वृद्धि होगी, उस आय की वृद्धि से बचत करके पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। तो इस तरह से घाटे के व्यवस्था में भी हम लोग पूंजी का निर्माण करते हैं। और अभी जैसे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं कि विदेश की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, तो वो सब लोन के आधार पर ही सरकार योजनाएं चलाती है, क्योंकि सरकार के पास सक्षम नहीं है कि वो कार्य को संपन्न कर सके। लेकिन दिमाग में एक परिकल्पना आ जाती है, एक बात आ जाती है कि अगर उस तरह से हम पैसे की व्यवस्था कर लेते हैं तो भविष्य में अधिक से अधिक आय की प्राप्ति उससे होगी, और उस आय की प्राप्ति से कर्ज की मात्रा भी चुका देंगे, और कर्ज की मात्रा चुकाने के बाद रेस्ट जो अमाउंट बच जाएंगे वो हमारा पूंजी का निर्माण उससे हो जाएगा। और पूंजी का निर्माण जब होगा तो पुनः उससे यह रोटेट करता है, रोटेट करके अगला भी पूंजी का निर्माण हो सकता है। फोर्थ है एक्सटर्नल सेविंग, एक्सटर्नल सेविंग। एक्सटर्नल सेविंग का मतलब हुआ बाहरी आय की प्राप्ति या बाहरी पूंजी निर्माण। छात्रों, यह भी चौंकाने वाली बात है कि पूंजी का निर्माण हम विदेश से कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास दो साधन हैं, आयात और निर्यात। तो खास तौर पर जो भी रॉ मटेरियल है, अगर वैसी वस्तु रॉ मटेरियल को कच्चे माल के रूप में हम उत्पादन करते हैं जिसका हम निर्यात करते हैं, तो उससे भी आय की प्राप्ति होती है। और दूसरे तरफ आयात जो करते हैं तो यह बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। आयात की भी प्राथमिकता हम उसे ही देंगे जिस पर एवरेज कम खर्च हो और मुनाफा ज़्यादा हो। तो इस तरह से यह दो साधन से भी आय की प्राप्ति होती है, और उस आय में से भी पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। तो यह फर्स्ट बचत की इतनी प्रवृत्तियां, 4 प्रवृत्तियों के माध्यम से पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। यह जो 4 इसके है, इससे पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। अब हम सेकेंड आएंगे, वित्तीय प्रक्रियाएं, फाइनेंशियल एक्टिविटी। वित्तीय प्रक्रिया में
आज के दिनों में स्पष्ट है कि आरबीआई तो मेन टॉप पर उसकी मॉनिटरिंग करते ही है, वह रोल ऑफ आरबीआई में वह भी और सब मॉनिटरिंग करने में बैंकिंग सेक्टर को तो करता ही है, लेकिन यह भी देखता है कि हमारे यहाँ हमारे राष्ट्र को अधिक से अधिक पूंजी का निर्माण कैसे हो सके, और वह बहुत सारी नीति डायरेक्शन वह कमर्शियल बैंक को देती है। इसके अलावा बहुत सारी बीमा कंपनियां हैं। बीमा कंपनियों में बहुत सारी आकर्षित योजनाएं आती है, जिसके माध्यम से लोगों को, इंडस्ट्री को या सभी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आपदा विपदा को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियां मोटिवेट करती है, और उससे भी जो आय की प्राप्ति होती है और वह आय पूंजी निर्माण में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा बहुत से ट्रस्ट भी हैं, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर वेलफेयर मेजर्स में वो काम करते हैं, और इनकम टैक्स रिबेट देते हैं, और ट्रस्टी के रूप में जो भी पैसा उनके पास जमा होता है उस पैसे से वह भविष्य की कामना करते हुए राज्य के कोष में रहता है, और वेलफेयर मेजर्स में समय आने पर खर्च करते हैं, और उससे भी पूंजी का निर्माण होता है। इस तरह से भिन्न भिन्न तरह के वित्तीय संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से पूंजी का निर्माण किया जाता है। अब है बचतों का एकीकरण, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। छात्रों, भारत चूंकि यहाँ का रहन सहन का जो स्तर है, पेइंग कैपेसिटी जो है वह बहुत अच्छी नहीं है, और जो है तो यह अमीरी और गरीबी का जो खाई है, इस खाई में सिर्फ विलासिता संबंधी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा देने से, कर बढ़ा देने से, पेट्रोलियम पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देने से ही पूंजी का निर्माण से हमारे राष्ट्र का काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए जनसंख्या का बहुत बड़ा भूभाग है जो अपने जीवन यापन करने के लिए जीविका करते हैं, रोजगार करते हैं। उस रोजगार में से ही में भी एक उनको मोटिवेट करना चाहिए कि भविष्य की कामना करते हुए आप जो भी आय की प्राप्ति हो रही है उसकी कुछ न कुछ भाग आप बचाकर उसको आप बचत करें, और बचत करके जहाँ भी रखना हो उसको आप रखें, और उसको एक्युमुलेट किया जाए, उसका एकीकरण किया जाए, और सरकार उसको एकीकरण करने के बाद उस पर भी योजनाएं, उस पर भी बहुत सारी कल्पनाएं, परियोजनाएं बना के भविष्य का विकास के संदर्भ में इस परियोजनाएं बनाई जा सकती है। फोर्थ है बचत एवं विनियोग। लास्ट यह हो गया फोर्थ, बचत एवं विनियोग। छात्रों, ठीक है, बचत होने के बाद
मान लीजिए सपोज दैट बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत लोग पैसा रखते जरूर हैं, लेकिन रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती है। सपोज दैट आपके खाते में 50 लाख रुपया है और रोज उसका पासबुक आप देख रहे हैं, खर्च करने की प्रवृत्ति नहीं है, ना आपके पास कोई प्लानिंग है, ना कोई योजना है। अगर कुछ योजना भी बनता है तो आपके दिमाग में बात आएगी कि महामारी आ जाए, कोई घटना घट जाए तो मेरा जो भी पूंजी है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए बचत का जो है विनियोग करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए समाज में, देश में, परिवार में, ऑन द होल। और वह तभी संभव है जबकि रिस्क लेने की भी क्षमता हो। सपोज कीजिए कि आज जो है स्थिति और पूंजी निर्माण की भूमिका, आप सोच सकते हैं कि मार्च से हिंदुस्तान की सारी आर्थिक एक्टिविटियां बैठ गई हैं। कहाँ गया आपका पूंजी निर्माण? इसका इम्पैक्ट भविष्य में क्या होगा, लोगों का, देश का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे कैसे सरकार, समाज इससे उभरेगा और इससे उबरने के लिए, इस समस्या का निजात पाने के लिए एकमात्र साधन है तो कैपिटल फॉर्मेशन ही है, पूंजी निर्माण ही है, जिससे हम धीरे धीरे आगे की ओर ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं, चूँकि बहुत शॉर्ट में हम प्रयास, मेरा छोटी प्रयास है और मेरा जो स्टडी मटेरियल जो मैं दे रहा हूँ उस पर व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी और जो भी है, अगर उस पर कोई क्वेरी करना हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।